जो स्तनपान कराती है ना, छोटा बच्चा होता है। सो फीमेल्स के अंदर क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ब्रेस्ट में गांठ हो गई इसका मतलब आपको ब्रेस्ट में कैंसर हो गया? जब भी आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे को ब्रेस्ट में कुछ महसूस हो रहा है, तो सर एक जो नॉर्मल इंडिविजुअल है वो जी। कैसे इस चीज को समझेगा कि जो मेरा पेट दर्द हो रहा है वो नॉर्मल पेट दर्द है या फिर ये कुछ ना कुछ कोई बीमारी की वजह से दिख रहा है मुझे ये? 25 से 30% मेल में लाइफ टाइम में हर्निया होता ही होता है। तो वैसे ही फीमेल में थोड़ा कम है, 3 से 5% है। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू द पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर महिपाल जी चौधरी सर। वेलकम सर टू द पॉडकास्ट। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, ताकि मैं आम जन के साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ स्वास्थ्य से संबंधित साझा कर सकूँ आपके साथ। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम सर्जरी रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेस पे डिस्कशन करेंगे, जैसे कि हर्निया, एक्यूट पेन कंडीशंस ऑफ एब्डोमेन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक टॉपिक जो है ब्रेस्ट लंप। तो सर शुरुआत करते हैं, एक बेसिक समझ लें, या जो बेसिक से होता होता सीवियर पे चला जाता है। जी मैम। एक्यूट पेन कंडीशंस ऑफ एब्डोमेन। आजकल खान पान में बहुत बदलाव आ गए हैं, जी मैम। उस वजह से पेट दर्द की समस्या एक कॉमन समस्या हो गई है। तो उसका रीजन क्या रहता है? मैम, पेट दर्द की ज़्यादातर जो भी बीमारियां हैं उनका सीधा संबंध अपने खान पान से ही होता है। अच्छा। खान पान से देखें तो अपन एक जो घर का खाना खाते हैं, उसके अलावा जो भी अपन बाहर का कुछ खाते हैं वो इतना हाइजीनिक नहीं होता। बहुत ज़्यादा उसमें, एक तो जैसे कोई अपन बाहर का स्ट्रीट फूड खाते हैं तो ओपन में होता है, वहाँ डस्ट भी आती है, जर्म्स भी होते हैं। तो वो जब अपने खाने के साथ पेट में जाते हैं तो वो इन्फेक्शन करते हैं। तो उसके कारण से अपन को बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, और ज़्यादा सीरियस हो तो फिर बुखार होके उस वो ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है उसमें। तो एक तो अपन जितना हो सके अपना घर का खाना खाएं, बाहर का अवॉइड करें। और हो तो ऐसे कोई कभी कभार खाना अलग बात है, लेकिन जो रिपीटेडली बाहर खाते हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं है ये। और दूसरी बात होता है समय पे खाना, वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मॉर्निंग में अपन को ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना, ब्रेकफास्ट तो करना ही करना होता है टाइम से। यदि अच्छा। अपन वो स्किप करते हैं तो और भी अपन बीमारियों को निपटा देते हैं। क्योंकि सुबह अपन जब भी काम पे निकलें तो ब्रेकफास्ट करके निकलें, अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो। उसके बाद आप 8 से 10 बजे के बीच में आपको ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद 4 घंटे के गैप से आप कुछ लंच कर लो, वो भी हेल्दी लंच होना चाहिए। और जो शाम का खाना होता है, जनरली अभी जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें बहुत लेट खाते हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। कोशिश यही करें कि 7 मैक्सिमम 8, उसके बाद खाना नहीं खाएं तो बेटर। क्योंकि जितना अपन लेट खाते हैं वो अपने बॉडी को प्रोसेस करने में उसमें टाइम लगता है। तो सुबह जब अपन फ्रेश होते हैं उस तक वो फ्रेश और हो नहीं पाता है प्रोसेस। तो फिर अच्छा। अगले दिन अपने पेट में ब्लोटिंग वगैरह ये समस्याएं रहती है। तो सर एक जो नॉर्मल इंडिविजुअल है वो जी कैसे इस चीज को समझेगा कि जो मेरा पेट दर्द हो रहा है वो नॉर्मल पेट दर्द है या फिर ये कुछ ना कुछ कोई बीमारी की वजह से दिख रहा है मुझे ये? मैम, इस चीज़ का पता तो अपन जब डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वही आपको उसके आपसे पूछेगा कब से है और साथ साथ क्या क्या हो रहा है, और वो एग्जामिन करेगा तभी बता पाएगा। और नॉर्मली तो खाने पीने से जो होती है सीधी अपन एक बार चेंज करके देखें अपनी हैबिट को, तो यदि खाने पीने से होगा तो वो सेटल हो जाएगा। आपने अपनी या कुछ एक्टिविटी बढ़ा ली, जैसे ज़्यादातर सेडेंटरी लाइफ है तो आप थोड़ा वॉकिंग करने लग गए और टाइम से खा रहे हो, टाइम से सो रहे हो, तब तो वो उसी की वजह से है, तो वो सबसाइड हो जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन इनसे भी नहीं हो रहा है और नॉर्मली रह रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि इंटेंस पेन होगा तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो थोड़ा बहुत दर्द रहता है अपन उसको टॉलरेट करते रहते हैं और अनइजीनेस रहती है जैसे ब्लोटिंग वगैरह, ये तो अपने खाने से ही संबंधित है। टाइम से नहीं खा रहे हैं, अनहेल्दी खा रहे हैं, ये चीज़ें हैं। अच्छा। जी। तो सर ये पेट दर्द किन किन बीमारियों में देखा जाता है? अपन एक्यूट कंडीशन में देखें तो मैम, एक तो अपन बहुत कॉमन चीज़ है कि भाई अपेंडिक्स में सूजन आ गई है। राइट। तो यदि अपने राइट साइड में नाभि के सीध में या नीचे दर्द कर रहा हो और बहुत तेज दर्द, नॉर्मल दर्द नहीं, तेज दर्द होगा यदि एक्यूट कंडीशन होगी, और उसके साथ आपको उल्टी हो रही हो और ज़्यादा कंडीशन चीज हो तो बुखार आ सकता है, तो ये चीज़ हो तो अपन मान सकते हैं कि भाई अपेंडिक्स हो सकती है। उसके अलावा अपने गुर्दे की पथरी, पेशाब की नली की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी, इन कंडीशन में भी दर्द काफ़ी इंटेंस दर्द होता है। और दूसरा, पित्त की थैली में पथरी हो तो हो सकता है। और कुछ लोग जो काफ़ी लंबे टाइम से टेबलेट्स, दर्द वाली टेबलेट खाते रहते हैं, तो उसके कारण से अपने जो खाने की थैली होती है वो उसका जो आखिरी हिस्सा होता है जो डिडनम से जुड़ता है, वहाँ पे अल्सर होके कई बार परफोरेशन हो जाता है, मतलब फट जाती है वहाँ से, जिसको अपन जनरल भाषा में आंत का फटना बोलते हैं।
अच्छा। वो काफी सीरियस कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में फिर सर्जिकल की ओर जाना पड़ता है अपन को। तो ये जो अभी आपने मेंशन किया आंत का फट जाना, जी मैम। तो ये एक तरीके से एक इमरजेंसी कंडीशन बिल्कुल होती मैम। है? ओके। जी। अच्छा, ये ऐसे ग्रेजुअली डेवलप होने वाली चीज नहीं नहीं नहीं, होती है? ये तुरंत होगी और उसमें हम्म, बहुत इंटेंस पेन होगा, और नॉर्मल जो पेन किलर लोगे उनसे आराम भी नहीं मिलेगा बंदे ओके, तो को। फिर वो आपको बिल्कुल हॉस्पिटल कंसल्ट, की तरफ हाँ रुख करना ही है। बिल्कुल। पथरी की समस्या कितनी कॉमन है सर? पथरी जैसे अपना जो एरिया है यहाँ पे पानी की वजह से काफ़ी कॉमन है। ऑलमोस्ट मान लीजिए कि 30-40% लोगों में पथरी होती ही होती है, और उनमें नॉर्मली तो जब 5 mm तक की पथरी तो पता चलती नहीं है, जो गुर्दे में होती है, अच्छा। अपनी किडनी में रहती है, पड़ी रहती है, निकल जाती है, पानी के साथ निकल जाती है। जब वो ट्रेवल करके नीचे अपने नली में आती है तो, और बड़ी पथरी हो तो वहाँ अटकती है, तब वो दर्द होता है, तब उसको महसूस होता है जनरली। ओके। और यदि वहाँ अटकी रहे और अपन उसको नजरअंदाज करेंगे, दर्द की गोली ले ली, आराम आ गया, तो फिर क्या होता है कि नली में अटक जाती है ना पथरी, तो अपना किडनी यूरिन तो बना रही है लेकिन वो ब्लॉक हो रहा है, अगर नीचे आ नहीं रहा है, तो उसके पीछे बैक प्रेशर लगता है गुर्दे पे, तो गुर्दे के काफी डैमेज होने की संभावना रहती है अपन उसको लगातार नजरअंदाज करें तो। या कोई बड़ी पथरी है, दर्द जनरली नहीं करती जब तक किडनी में रहती है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो पेन किलर से काम चला लेते हैं कुछ लोग, तो वो जब ज्यादा बड़ी हो जाती है तो भी वो वहाँ पड़ी पड़ी भी गुर्दे को डैमेज करती है। तो पथरी में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि इसको दवाई खा के और आप इसको वो तो आप जब डॉक्टर को दिखाओगे, हम्म। वो जांच करेगा, जैसे इसकी सबसे कॉमन जांच तो अल्ट्रासाउंड है, अच्छा। उसके अंदर साइज पे डिपेंड करेगा और लोकेशन क्या है पथरी की। यदि अच्छा। गुर्दे के अंदर ही है, 5 mm से छोटी है, तो दवाई से निकल जाएगी, 10 mm तक की पथरी भी निकल जाती है। और ये वही यूरेटर में आके फंस गई है और आपने एक बार दवाई ली, नहीं निकल रही है, तो आपको फिर गुर्दे को नुकसान करने के बजाय, और बहुत चीजें आजकल क्या है कि वो दूरबीन के थ्रू अपन जो बोलते हैं ना, हाँ। आराम से हो जाती है, कोई चीरा नहीं लगता, कोई ज्यादा आपको छुट्टी नहीं लेनी पड़ती है। लोग डरते हैं कि भाई मेरा ये दिक्कत होगी, लेकिन बहुत इजीली चीजें ऑपरेशन के थ्रू ठीक हो जाती है। आपने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी डिटेल बताई है हमें भी और हमारी ऑडियंस को भी कि पथरी की साइज पे तो सबको ऐसा होता है कि ज्यादा बड़ी पथरी हो गई तो ऑपरेट कराना पड़ेगा, लेकिन साइज भी मैटर करती है और उसकी लोकेशन भी मैटर साइज करती और है। लोकेशन दोनों में। अब तक के हमारे इस डिस्कशन में जो आपने पथरी के बारे में हमारे जानकारी दी, ऐसा देखा जाता है जनरली जो पेशेंट है वो पेट दर्द होते ही फिजिशियन के पास जाता है, तो इस अप्रोच को क्या थोड़ा बदलना चाहिए या फिजिशियन से रेफर होके ही फिर उन्हें सर्जन के पास जाना चाहिए? जी मैम, वैसे तो देखा जाए तो जो पेट के संबंधित जो भी बीमारियां है ना, प्राइमरीली वो सर्जन को ही डील करनी चाहिए, और मरीज को भी सबसे पहले सर्जन को ही अप्रोच करना चाहिए। कारण इसका यह है कि अपन पहले मरीज फिजिशियन के पास जाएगा तो वो उसको मेडिसिन देगा, और जांच भी जनरली नहीं करते हैं फिजिशियन, वो कहते हैं कि भाई पहले एक बार दवाई लेके देखो। कुछ जो चीजें ऑपरेटिव चीजें होती है ना, वो चीजें यदि डिले हो जाए तो बाद में कॉम्प्लिकेशन का रूप ले लेती है। तो इसलिए पेट दर्द से संबंधित कुछ भी हो, एक बार आप सर्जन से कंसल्ट करो, वो आपको बताएगा कि भाई आपको किस तरह की दवाई की, किस तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्या मॉडल आपको इसमें अपनाना चाहिए। तो मेरी तो ये आम जन से यही राय है कि भाई पेट दर्द से संबंधित कुछ भी हो तो एक बार आप सर्जन से कंसल्ट कर लो। जरूरी नहीं कि हर चीज ऑपरेशन से ही ठीक होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो अपन दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई चीज ऑपरेशन वाली हुई और वो अपन दवाइयों पर चल रहे हैं तो वो फिर आगे जाके नुकसान कर सकती है। राइट, सही। सभी हमने जो मामला डिस्कशन का शुरू किया वो सब शुरू किया खान पान से। तो एक मैं आपसे यहाँ पे पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगी कि आप खुद कितना बाहर का खान पान कर लेते हैं? बाहर का तो मैम जनरली बच्चे कहते हैं कि चलो पापा, तो वैसे मेरा मीठा खाने का ज्यादा रहता है। अच्छा। जी, मीठा मुझे ज्यादा पसंद है। बाकी बच्चों के साथ जो वो खाते हैं कुछ भी खा लेते हैं, चटपटा जो भी है। पर आप ये नोट डाउन जरूर करते कि रिपीटेड वे में आप ना जाएं। रिपीटेड। जी। एक सर्जरी में एक वर्ड है सर, SAIO। जी मैम। वो क्या होता है? SAIO में मैम होता है कि आंतों में रुकावट आ जाती है, तो जो भी अपना खाना होता है वो आगे नहीं जाता। आगे नहीं जाएगा तो उससे पहले का जो हिस्सा होता है आंतों का वो फूलता है, तो पेट में फुल आउट हो जाएगी, और अल्टीमेटली फिर उल्टियाँ शुरू होती है उस बंदे को। उल्टियाँ होती है और लेटरिंग मोशन पास नहीं कर पाता, और फ्लेटस भी पास नहीं कर पाता। ऐसी कंडीशन, ये एक सर्जिकल कंडीशन बन जाती है। तो इसमें अपन को जितना टाइम से हो अपन को सर्जन को दिखाना चाहिए, तो वो पता लगाएगा कि भाई ये दवाई से ठीक होने वाला है क्या है। ऐसी कंडीशन में अपन को एक बार खाने को पूरी तरह रोकना होता है, मुंह से भी कुछ नहीं देते, और जरूरत हो तो अपन को राइस ट्यूब जो भी अंदर बन रहा है उसको बाहर निकालते हैं, तो थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो आराम आ सकता है। और यदि उससे भी रिलीफ नहीं मिले तो जनरली ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन है नॉर्मली जो जिनका पहले से ऑपरेशन हो रखा होता है ना, उनमें यह होने की संभावना ज्यादा रहती है।
जिनका भी पेट की कोई मेजर सर्जरी हुई है तो बाद में क्या होता है कि एडेजन बन के आंतों का कोई हिस्सा चिपक जाता है, तो वो मुड़ जाता है वहां से, तो फिर उसके आगे खाना जा नहीं पाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर SIO जो बोलते हैं वो कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हम एक बात ये समझ लें कि अगर कोई पेशेंट है जिसका ऑपरेशन हुआ है कभी, एब्डोमिनल ऑपरेशन, हाँ, कोई मेजर सर्जरी, हाँ, उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग में एक बार रहना चाहिए, या चाहे उसको कोई दिक्कत नहीं है जी, फिर भी एक बार 6 महीने या साल भर में विजिट करना चाहिए? नहीं ऐसा है मैम, यदि उसको इस तरह की कोई चीज हो रही है कि भाई मेरा पेट फूल रहा है, मुझे उल्टी हो रही है रिपीटेडली, एक दो उल्टी तो अपन खाने पीने से ऐसे भी हो जाती है कि भाई कुछ भी खा रहा हूँ मुझे टिक ही नहीं रहा है, पेट फूले जा रहा है, तो उसको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। यदि शुरुआती स्टेज में आ जाता है ना मरीज, बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो जाता है। जब भी हम टीबी के बारे में सुनते हैं जी मैम, तो दिमाग में एक ही थॉट सबसे पहले आता है, वो होता है कि खांसना, लंग टीबी, उसी से रिलेट करते हैं। लेकिन जनरल सर्जरी का एक बड़ा ही पार्ट है, वो है इंटेस्टाइनल टीबी। बिल्कुल मैम। तो इंटेस्टाइनल टीबी के बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे। जी मैम, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो अपने शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। अपन ये नहीं सोचेंगे केवल फेफड़ों में होगी, कहीं भी कोई भी अंग इससे अछूता नहीं है, सिवाय अपने जो नॉन लिविंग है, नेल, हेयर, इन चीज़ों को छोड़ के कहीं भी बॉडी के किसी पार्ट में हो सकती है। तो फिर अपन बात करें कि इंटेस्टाइनल टीबी, तो इंटेस्टाइनल टीबी में क्या होता है कि इसके सिम्टम्स जो होते हैं ना, बहुत ही बाकी जो बीमारी होती है उनके साथ मिमिक करते हैं, मतलब उनसे रिसेंबल करते हैं, तो इसको ऐसे सीधा डायग्नोस हो नहीं पाती जनरली। जैसे हल्का हल्का पेट दुखता रहता है, लंबे टाइम से चलता रहता है, भूख कम लगने लग जाती है धीरे धीरे, और कभी कभार शाम को बुखार आ जाना, रात में पसीना आना, धीरे धीरे वजन कम होना, ये सिम्टम्स बाकी बीमारियों में होते हैं, तो जनरली वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। जब आप सर्जन के पास आओगे तो वो चीज़ें रूल आउट करता है कि भाई क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं हो सकती, फिर अपन इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं, तो उनमें पता चलता है कि भाई टीबी हो सकता है। तो इंटेस्टाइनल टीबी पता करने के लिए जो चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहता है वो क्या रहता है? मैम पहले तो इन्वेस्टिगेशन अपन क्लिनिकल हिस्ट्री ले ली अपन ने, उसके बाद सोनोग्राफी ही है बेस्ट तो। अच्छा। और उसमें अपन को यदि कुछ पेट के अंदर कुछ लिम्फ नोड्स हो तो उनकी बायोप्सी कर सकते हैं, जो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के द्वारा, या कहीं पेट में थोड़ा बहुत भी कहीं पानी भर रहा हो, टीबी की तरह वजह से फेफड़ों में पानी भर सकता है, आंतों में भी, मतलब पेट में पानी भर सकता है, तो अपन को वो सुई से पानी निकाल के उसकी जांच भेजते हैं डायग्नोस्टिक, तो उसमें टीबी की कुछ जो जांच है वो पड़ी हुई आती है, तो अपन मान के चलते हैं कि भाई टीबी हो सकता है, तो अपन टीबी का ट्रीटमेंट दें तो वो मरीज ठीक हो सकता है। लेकिन यदि टाइम से ठीक नहीं हो तो इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा। हाँ, वही जो अपन बोल रहे हैं SIO, आंतों में रुकावट, आंत सिकुड़ जाती है धीरे धीरे, आंत फट भी सकती है टीबी की वजह से, ये सारी चीजें हो सकती है। इंटेस्टाइनल टीबी पे आपने बहुत ही इलेबोरेटेड वे में एक अच्छे तरीके से हमें उस टॉपिक पे अवगत कराया। एक और ऐसा वर्ड है जो बहुत ज्यादा कॉमन है, वो है अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो जाना या अपेंडिक्स पेन हो जाना, तो आप उस पर थोड़ा फ्लैश लाइट डालिए सर। जी मैम, अपेंडिक्स में ऐसा होता है कि अपेंडिक्स में सूजन नॉर्मली भी हो सकती है, जो दवाइयों से मतलब ठीक भी हो सकती है, लेकिन एक एज ग्रुप होता है, एक तो एक्सट्रीम एज ग्रुप जो भी होते हैं ना, एक शुरुआत वाला और एक लास्ट वाला, मतलब 10 से कम एज वाले और 50 से ऊपर वाले, उनमें बहुत जल्दी रप्चर होने के चांस रहते हैं। रप्चर होने के बाद कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अपन को जितना जल्दी हो डायग्नोस हो और उसका ऑपरेशन हो। जनरली क्या है कि लोग अवॉइड करते हैं कि यार ऑपरेशन, एक बार आप दवाई दे दो, तो उस वे में कई बार बहुत ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। यदि नॉर्मल अपेंडिक्स मतलब सही टाइम पे हो जाए तो बहुत इजी है, और यदि खराब हो गया हो ना तो उससे खराब कोई चीज नहीं है। अच्छा। दोनों तरफ है ये। ओके, तो कैन इट बी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन? मैम कई बार हो जाता है, यदि रप्चर्ड है तो फिर पूरे पेट में रस्सी हो जाती है, रस्सी हो जाती है तो फिर आंतों में गलने की संभावना रहती है, और जहां से अपेंडिक्स जुड़ी हुई है वहां से यदि फूट जाती है तो अपन को कई बार लेटिंग का रास्ता कुछ टाइम के लिए पेट में बनाना पड़ता है, और उसके अलग से कॉम्प्लिकेशंस है। तो अपेंडिक्स को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। यदि आपके सर्जन ने बोला है कि उसको ऑपरेट करा लो तो कोशिश यही करो कि ऑपरेट कराओ। यहाँ पे तो वही फ्रेम फिट हो रहा है, ट्रस्ट योर गट एंड ट्रस्ट योर सर्जन कंप्लीटली। बिल्कुल मैम। इसी से जुड़ा हुआ एक और टर्म है, वो है हर्निया। जी मैम। हर्निया बहुत कॉमन है। जी मैम। कहीं भी हम जैसे 5-6 घरों में या 7 घरों में घूमेंगे तो हर्निया का लाइफ टाइम में किसी ना किसी का तो वो प्रॉब्लम एक बार फेस होती है। तो हर्निया का मेन कॉज क्या होता है सर? मैम हर्निया की प्रेवलेंस काफी ज्यादा है, 25 से 30% मेल में लाइफ टाइम में हर्निया होता ही होता है, वैसे ही फीमेल में थोड़ा कम है, 3 से 5% है। हर्निया का कोज कुछ तो कंजेनाइटल होते हैं, अपने जो छोटे बच्चों में तो कंजेनाइटल मतलब शुरू से ही हो जाता है, मतलब बचपन से ही, और बाकी बड़े होके हो तो ज्यादातर तो इसके कारण होते हैं। एक तो जो अपन प्रेशर वाली सिचुएशन आता, एक तो वेट लिफ्टिंग हो गई यदि कोई यंग बंदा है, और यदि ओल्ड एज में है तो फिर कफ, कॉन्स्टिपेशन, पेशाब में जोर लगाना, इन चीजों में।
हर्निया का मतलब होता है कि अपने जो पेट का जो कवर है इसमें एक अपनी मजबूत लेयर होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, उसमें डिफेक्ट आता है। तो फिर जो अपन प्रेशर लगाएंगे तो वो जो एब्डोमेन के कंटेंट है वो बाहर आएंगे फूल के। अच्छा। उसको अपन हर्निया बोलते हैं। तो ज्यादातर हर्निया इंग्वाइनल हर्नियाज बहुत ज्यादा कॉमन है। और उसके अलावा भी काफी हर्नियाज होते हैं। एक अपने नाभि के चारों ओर होता है, नाभि से होता है, उसको अम्बलाइकल हर्निया बोलते हैं या पैराअम्बलाइकल हर्निया बोलते हैं। तो हर्निया जो भी है उसमें नॉर्मली क्या है कि दर्द नहीं होता है इसमें, तो लोग अवॉइड करते हैं कि हाँ पड़ा है, मेरे कोई तकलीफ नहीं दे रहा है। लेकिन एक कंडीशन कभी कभार ऐसी आती है कि वो जो फूलता है बाहर आके अटक जाता है, वो फिर अंदर नहीं जाता है। अच्छा, बाकी यूजुअली ऐसा होगा कि वो आपको वो वही जैसे आपने जोर लगाया बाहर फूलेगा, आप लेट जाओगे या कोई नॉर्मल हो जाओगे तो वापस अंदर चला जाएगा। तो ये इन एंड आउट होता रहता है, इसी को अपन हर्निया बोलते हैं। कुछ जो मैं बता रहा हूँ वो कंडीशन होती है ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया। अच्छा। उसके अंदर आपको बहुत कम टाइम मिलता है ऑपरेट, यदि 5-6 घंटे में नहीं करो तो फिर जो भी पार्ट बाहर आया ना, जो जिस हिस्से से बाहर आया वो बहुत संकरा होता है, बाहर आके अटक गया तो फिर उसकी सप्लाई रुक जाती है खून की। तो फिर वो गैंग्रीन हो जाता है, तो वो काट के बाहर निकालना। अदरवाइज क्या होता है कि जो भी बाहर आया उसको अपने अंदर डाला, ऊपर एक मेस लगाई जिसको अपन बोलचाल की भाषा में जाली बोलते हैं। नॉर्मल ऑपरेशन है, हर्निया बहुत नॉर्मल चीज है और नॉर्मली ऑपरेशन होता है, कोई रिस्क नहीं इसमें। लेकिन यदि कॉम्प्लिकेट करते हैं अपन इसको तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है। तो इससे अपन को सर्जरी से डरने की जरूरत बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर्जरी इसकी बहुत सिंपल है और दोनों तरीके से होती है आजकल। तो आप दूरबीन से भी हो सकती है और चीरे वाला भी होता है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि सर्जरी बहुत आसानी से हो सकती है, वो पॉइंट ऑफ व्यू गया सर्जन का पेशेंट के रिगार्ड, लेकिन पेशेंट का ये होता है कि क्या ये चीज अफोर्डेबल है या नहीं है। तो क्या इस तरीके की जो सर्जरीज होती है वो इजीली अफोर्डेबल होती है? जी मैम, आजकल तो ये गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही है, तो लगभग ये चीजें जो भी अपन बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सारी उसमें कवर अप है और मोस्ट ऑफ के पास ये सुविधाएं उपलब्ध है। जिनके पास भी नहीं है, जैसे हम लोग सर्जन गवर्नमेंट में है, तो गवर्नमेंट में फ्री होती है, वहाँ कुछ नहीं लगता। अच्छा। बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी है। और यदि बाहर भी हो तो इतनी महंगी सर्जरी नहीं है जैसे कि बड़े टाउन में होती है। जैसे हर्निया का यहाँ पे बाहर यदि प्राइवेट में जो लोग करते हैं 15,000 के आसपास होता है, तो कोई जो भी बड़ी अमाउंट नहीं है। राइट। और जो यदि गरीब तबके से हैं तो ऑलरेडी उनके पास वो जो अभी माँ योजना चल रही है उनका कार्ड होता है, नहीं हो तो वो जुड़वा सकते हैं उसको। तो सर्जरी डिफर नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और किसी पेशेंट को हर्निया ना हो इसके लिए वो क्या प्रिकॉशन रख सकता है? प्रिकॉशन मैम इनका यही है, जो भी प्रेशर वाली सिचुएशन है उनको अवॉइड करें। कॉन्स्टिपेशन चीज है उसमें काफी कॉमन चीज है, उसकी वजह से हो सकती है। तो आप डाइट को अच्छे से फॉलो करो और अपनी जो भी है रूटीन सुधारो। और दूसरा ये जो भी मेनली प्रेशर वाली सिचुएशन से ही होता है, यदि वेट लिफ्टिंग करोगे तो प्रॉपर जो भी है गियर्स पहन के करो, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है मैम। चीर फाड़ करके ऑपरेशन करना और दूरबीन के साथ ऑपरेशन करना, जी मैम, इन दोनों के अंदर मतलब मेजर अप्रोच का जो डिसीजन होता है वो कैसे लिया जाता है? मैम आजकल तो सारी जो भी ऑपरेशन है, मैक्सिमम ऑपरेशन जो भी अपन दूरबीन वाली बात करते हैं लेप्रोस्कोपी, उससे क्या कर सकते हैं, तो उसका डिसीजन का ज्यादा इशू नहीं है। अच्छा। वो सर्जन पे उसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ओके। और जो कुछ चीजें हैं कि जो केवल ओपन से ही हो सकती है वही ओपन हो रही है आजकल, बाकी ज्यादातर सर्जरीज लेप्रोस्कोपी से ही हो रही है। दूसरा पेशेंट प्रोफाइल देखनी पड़ती है कि वो लेप्रोस्कोपी के लिए फिट है कि नहीं है। यदि उसमें फिट है तो सारी सर्जरीज लेप्रोस्कोपी के लिए हो सकती है। तो लेप्रोस्कोपिकली ट्रीट होने के लिए पेशेंट का प्रोफाइल क्या रहना चाहिए? मैम मेनली जो इसमें अपन लेप्रोस्कोपी करते हैं उसमें पेट में हवा भरते हैं। अच्छा। हवा मतलब CO2 बोलते हैं हम हमारी भाषा में, लेकिन उसको पेट को फुला के अंदर अपन जगह बना लेते हैं ऑपरेशन करने के लिए। तो उसके लिए मेनली जो हार्ट है ना वो बराबर मतलब काम करने वाला, यदि हार्ट से संबंधित कुछ बीमारी है तो उसमें लेप्रोस्कोपिकली छोटे टाउन में अवॉइड करते हैं, लेकिन बड़े शहरों में तो उसमें भी वो जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं काफी हाईली स्किल्ड होते हैं तो वो करवा देते हैं। बाकी छोटे शहरों में इन चीजों का अवॉइड करते हैं कि भाई हाँ इसमें लेप्रोस्कोपिकली नहीं होगा, इसमें आपको ओपन करवाना पड़ेगा। अच्छा, तो यानी आप टायर 3 या टायर 2 सिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो एक तरह से लगभग सारी सर्जरी उसके थ्रू हो जाती है। सो फीमेल्स के अंदर क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ब्रेस्ट में गांठ हो गई इसका मतलब आपको ब्रेस्ट में कैंसर हो गया? नहीं मैम, ये तो सबसे बड़ा ही मतलब मिथ है। अच्छा। क्योंकि ब्रेस्ट की ज्यादातर जो भी लंप या अपन गांठ बोले मोर देन 90% तो बिनाइन होते हैं, मतलब नॉर्मल गांठें होती है। तो ये वाली तो बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा इसलिए है कि जब कुछ चीज़ें तो ये होती है कि जो यंग एज में होती है ना फीमेल्स, उनको मेंस्ट्रुअल पीरियड के आसपास
टेंडरनेस फील होती है, राइट। तो वो तो अपन पीएमएस बोलते हैं उसको, वो तो रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ जो यंग होती है 15 से 30 साल की उम्र में, एक नॉर्मल छोटी गांठ होती है जिसको पूरे ब्रेस्ट में घूमती है आराम से, मतलब जैसे हाथ लगाओगे तो घूमेगी, तो उसको अपन बोलते हैं फाइब्रोएडेनोमा। जब जो सबसे बेसिक चीज होती है। दूसरी होती है नॉर्मल सिस्ट भी होती है ब्रेस्ट में, तो वो भी नॉर्मल होती है। और दूसरी कोई चोट लगी हो तो उसकी वजह से लेटर ऑन जाके एंटीबायोमा बन जाता है, तो वो भी नॉर्मल है। और जो अपन बात करें ना कैंसर की, उसकी प्रेवलेंस मतलब बहुत कम रहती है, लेकिन होती है तो उसको अपन टाइम से डिटेक्ट करना जरूरी है। उसके लिए आपको जब भी आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे को ब्रेस्ट में कुछ महसूस हो रहा है, तो एक बार अपन को सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको सही बताएगा कि भाई ये किस तरह की गांठ है, और जब उसने बता दिया कि भाई ये नॉर्मल है, तो उसके बाद आपको एक बार बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ में बार बार फिर भी रहता कि नहीं यार मेरे को तो सही नहीं है, तो वो चीजें ठीक नहीं है। बाकी यदि कैंसर का होगा तो डॉक्टर आपको टाइम से ही सब कुछ, उसकी आगे जांच होती है, निकालना कैसे क्या करना, वो प्रोसेस बता देगा। अच्छा, तो ब्रेस्ट में जो गांठ होती है सर, वो पेनफुल ज्यादातर देखी जाती है या पेनलेस देखी जाती है? जी मैम, जो पेनफुल होती है ना, वो बहुत कम चांस होगा कि वो मतलब कैंसर की होगी। अच्छा। जिनमें भी पेन होगा तो वो नॉर्मल गांठें होती है। कैंसर की गांठ अपने ब्रेस्ट के अंदर पेन बहुत लेट स्टेज में करती है। अच्छा। शुरुआती स्टेज में पेन कभी नहीं करेगी, तो वो चीज तो पेन ये तो एक कॉन्ट्ररी चीज हो गई। यूजुअली पेन से हम किसी चीज को, लेकिन ब्रेस्ट वाली जो कैंसर वाली गांठ है लेटर ऑन जाके पेन करती है, नॉर्मली पेनलेस रहती है। तो ये हमें किस स्टेज में लगभग पता चल जाता है कि हाँ भाई ये जो चीज है ये थोड़ी सी कैंसरस साइड जा रही है? मैम अभी जो सिनेरियो है उसमें अपन इतना आसानी से, मतलब जो गांव, मेनली मैं गांवों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो होता है तो वो रख लेते हैं, बताते नहीं है, तो उनमें जो भी कैंसर है वो बहुत एडवांस स्टेज में डिटेक्ट हो रहे हैं, तो वो जो बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें फिर जब दूसरे हेयरस्टोन में फैल जाते हैं तो उसका सर्वाइव। बाकी यदि कैंसर शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाए तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे मतलब इजी कैंसर है, आराम से इसकी सर्वाइवल बहुत अच्छा है, अच्छे से ऑपरेशन हो जाता है। और दूसरा ये है आजकल तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन की भी बहुत चीजें चल रही है, तो आपको कुछ को पता होता है कि मेरा ब्रेस्ट निकाल देंगे, तो आजकल इम्प्लांट भी आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो इतना इस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, और इसको इतना हवा बनाने की भी जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो अपन को सेंसिटाइज होना है कि जब भी मुझे कुछ महसूस हो तो एक बार मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूँ, वो चेक करेगा, जांच करवाएगा, उसके बाद आपको बता देगा कि भाई क्या चीज़ है, उसके बाद आप जो भी है वो आपको उसका ट्रीटमेंट फॉलो करना होता है। यानी अगर समझो लेट्स से किसी पेशेंट को अगर ब्रेस्ट कैंसर हो भी गया है, ट्रीटमेंट फॉलोअप चल गया है, कॉस्मेटिक पर्पज से भी वो दोबारा अपना अपीयरेंस वैसे की वैसे हो सकती है, बिल्कुल गेन कर सकता है। ये तो एक बहुत ही मेडिकली एडवांस चीज हो गई है। जी मैम। और यूजुअली ऐसा होता है पेशेंट्स हेजिटेट कर जाते हैं, जैसा आपने बताया, लेटर ऑन फिर वो आइडेंटिफाई होगा, तब तक चीजें जो होती है वो लेट हो जाती है। जी मैम। ऐसे में हम पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करें? काउंसलिंग का ये रहता है कि मैम इसको अपन एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं। अच्छा। जो कि हर फीमेल जो भी एज में है, मतलब 30 के बाद, 30 से पहले तो बहुत कम, रेयर होता है कि कोई मतलब कोई कैंसर वाली चीज होगी। 30 के बाद मंथली आपको ब्रेस्ट एग्जामिन करना चाहिए। ओके। हाँ, कांच के सामने खड़े खड़े कर सकते हो, कोई चारों तरफ दबा के देखे, मुझे कहीं भी कोई गांठ फील हो रही हो तो अपन डॉक्टर से बात करें, या लेट के, दोनों स्थिति में अपन को सारे क्वाड्रेंट में आप चेक करोगे अच्छे से। कहीं भी आपको लग रहा है कि मुझे कुछ गांठ जैसा फील हो रहा है तो आप डॉक्टर से मिलें, क्योंकि शुरुआती इसमें स्टेज में आ जाता है तो बहुत छोटे ऑपरेशन में और वो पूरी तरह से क्योर हो सकता है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर ज्यादातर बेनाइन देखा जाता है या फिर मैलिग्नेंट फॉर्म में होता है? ब्रेस्ट मतलब कैंसर बोल रहे तो मैंने ऑलरेडी वो तो मैलिग्नेंट को ही बोलेंगे अपन कैंसर तो। अच्छा। बिनाइन मतलब जो भी अपन बाकी चीजें अपन जो बताई ना वो बिनाइन चीजें होती है, फाइब्रोएडेनोमा हो गया, सिस्ट हो गई, दूसरी चीजें। और इन सबको हम मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं? नहीं, मेडिकली मैम जो भी ये चीजें हैं, कुछ जो अपन ने बताया ना कि जो मेस्टेल्जिया होता है पीरियड्स के दौरान आसपास, उसको अपन मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं। और कुछ उनको ऐसे भी हैवीनेस लगती है, फाइब्रोएडनोसिस बोलते हैं उनको, वो मेडिकली ट्रीट हो सकता है। अच्छा। और जो भी गांठ बन गई है ना तो वो फिर दवाई से नहीं मिटती, उसको तो अपन को फिर सर्जिकली रिमूव करना ही पड़ता है। अच्छा। और यदि छोटी है, जैसे कोई ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा की बात कर रहे हैं, छोटा है तो वो पड़ा है, दर्द नहीं कर रहा है तो बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो सारी बात हुई सर ब्रेस्ट लंप पे। हाँ, अब हम आपसे जानना चाहेंगे ब्रेस्ट एप्सिस, यानी जो रिसाव होता है, मवाद भरता है ब्रेस्ट के अंदर स्तनों में, उसके बारे में। जी मैम। तो ये ब्रेस्ट एप्सिस या मवाद भर जाना कब कॉमनली देखा जाता है? मैम नॉर्मली ये ब्रेस्ट फीडिंग के अर्ली, मतलब जो स्तनपान कराती है ना, छोटा बच्चा होता है उसके अर्ली एज में ज्यादा देखने को मिलता है। बच्चा 3-4 महीने का, उससे कम का होता है। नॉर्मली इसका कारण होता है कि जो
ब्रेस्ट है उसका जो निपल है उसमें क्रैक हो जाता है तो उसके थ्रू इन्फेक्शन एंटर कर जाता है, या जो अपन प्रॉपरली स्तनपान नहीं करा पा रहे हैं, दूध पूरा नहीं निकाल पा रहे हैं, उस स्थिति में जो बचा हुआ दूध रहेगा उसमें धीरे धीरे जाके बैक्टीरिया होके रसी का रूप ले लेते हैं वो। अच्छा, जी मैम। तो ऐसी कंडीशन में जब समझो कोई महिला है अपने बच्चे को दूध पिला रही है और उसके ये कंडीशन हो गई है, रिसाव बनने लग गया है, तो उस टाइम जब बच्चा दूध पिएगा तो ऐसे में उस बच्चे पे भी कोई बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा? नहीं मैम, जो जनरली मतलब अर्ली स्टेज में तो नहीं, लेकिन जब बाद में काफी ज्यादा हो जाती है तो फिर उस ब्रेस्ट से अवॉइड करना चाहिए। और वो नॉर्मली यदि रस्सी बन गई है बहुत ज्यादा है तो फिर वो बिना आप कुछ भी दवाई लोगे वो ठीक नहीं होना, फिर उसमें आपको इंसिजन लगवाना ही पड़ेगा, चीरा लगा के ही रस्सी निकालनी पड़ेगी। तो इसमें भी जो भी ब्रेस्ट से संबंधित कुछ भी समस्या हुई है, जो रिसाव वाली बात कर रहे हैं, टाइम से अपन को इसमें भी सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए कि भाई ये मेरे दवाई से ठीक हो जाएगा या चीरे से। यदि अपन अर्ली स्टेज में चीरा लगवा लेते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अच्छा। और यदि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो फिर उसमें वापस घाव आने में भी, क्योंकि इसमें जब भी कोई रस्सी पड़ती है अपन उसमें चीरा लगाते हैं तो टांके नहीं लगते, उसमें घाव खुला रखते हैं अपन। अच्छा। तो फिर उसमें धीरे 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 घाव बढ़ता है वो। ओके। तो अपन जितना डिले करेंगे उसमें रिकवरी में उतना ज्यादा टाइम लगता है। तो उस टाइम फिर मदर को होल्ड करना पड़ेगा ब्रेस्ट फीडिंग या वो कंटिन्यू दूसरे वाले से कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। हाँ। तो यानी अगर ब्रेस्ट एब्सेस किसी फीमेल को हुआ है, अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो वो बहुत ही नॉमिनल अपन समझ सकते हैं, बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किए बिना हो जाएगा। बिल्कुल, कई बार दवाई से भी ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यदि अर्ली स्टेज में हो। अर्ली स्टेज में शुरुआत में होती है रेडनेस आती है। ओके। जिस हिस्से में वो स्टेसिस हो रहा है उसमें रेडनेस आती है और फिर बुखार आना शुरू होता है। लेकिन जल्दी हो तो अपन प्रॉपर एंटीबायोटिक दें तो वो उसके भी, लेकिन जनरली क्या होता है वो अवॉइड कर देते हैं, कुछ नहीं है मेरे ऐसे ही हो गया होगा। तो फिर अब जो बाद में जाके जब रस्सी पड़ जाती है फिर अपन उसको चीरे से निकालना पड़ता है। हाँ, कई कंडीशंस ऐसी होती है ना ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे बाइट कर जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ ऐसे हो गया होगा। हाँ, राइट। ओके सर, आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा सभी सर्जरी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे। आपकी तरफ से अगर कोई प्रो टिप हो हमारे व्यूअर्स के लिए तो आप जरूर शेयर करिए। मेरी प्रो टिप यही है कि अपन को अपने शरीर पे कहीं पे भी कोई गांठ जैसा लगे या ऐसा लगे कि ये चीज़ मुझे अनयूजुअल लग रही है तो एक बार सर्जन से कंसल्ट करें और उसका उचित समाधान लें टाइम रहते। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू मैम।